नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए जो बिजनेस मेथड का चैप्टर है, उद्यमिता का अर्थ एवं प्रगति और राजस्थान में उद्यमिता, मतलब मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप इन राजस्थान। तो इसके जो MCQs बन सकते हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो मोस्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति एंटरप्रेन्योर शब्द से हुई है। यह शब्द किस भाषा का है। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन जो वर्ड है इसका, ये है एंटरप्रेन्योर। तो ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया हुआ है, कौन सी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, फ्रेंच। मतलब फ्रेंच भाषा जो है फ्रांस की, उससे ये इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, एंटरप्रेन्योर शब्द का अर्थ है, मतलब जो उद्यमिता वर्ड जो उठाया गया है एंटरप्रेन्योर वर्ड से, तो उसकी मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, कार्य की जिम्मेदारी लेना, मतलब किसी भी वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये इसका अर्थ होता है। फिर क्वेश्चन थर्ड है, उद्यमिता से आशय समाज में नए उद्यम उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से, यह कथन है। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, इससे मतलब समाज में नए उपक्रमों को स्थापित करने से की प्रवृत्ति से होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है, किसने ये कथन दिया है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, पारिक एवं नडकर्णी जो है उनने ये स्टेटमेंट दिया है उद्यमिता के संबंध में। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, किसके अनुसार उद्यमिता आविष्कार, नवाचार तथा अंगीकरण का मिश्रण है। मतलब किसने ये स्टेटमेंट दिया है कि उद्यमिता जो है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण का मिश्रण है, मिक्सर है इनका। तो ये किसका कथन है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, हार्वर्ड जॉनसन का, ये उसने उद्यमिता के बारे में उसकी राय है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, उद्यमिता की विशेषता है, मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वो क्या होती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सारी उसकी विशेषताएं हैं। क्या क्या, नवाचार, मतलब इसमें नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, नई नई चीज़ें नवाचार करते रहते हैं और नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं उपभोक्ताओं के हिसाब से, जैसे जैसे उनकी डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ों का उसमें आविष्कार होता रहता है। फिर जोखिम, मतलब इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, जोखिम रहती है कि हो सकता है कि उद्यमी जो होगा उसको हानि भी हो जाए या लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाए। और निरंतरता, मतलब उद्यमिता का जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता रहेगा, ऐसे नहीं है एक बार कर दिया तो ये ख़त्म हो गया। नवाचार वाला प्रोसेस है तो ये हमेशा कुछ ना कुछ नया इसमें चलता रहता है, तो ये हमेशा की लॉन्ग टर्म की प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहती है। फिर क्वेश्चन सिक्स है, उद्यमिता की विशेषता नहीं है। अभी अपन ने बात की कि विशेषता कौन सी है, अब ये बात कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वो कौन सी नहीं है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, कला एवं विज्ञान। मतलब ये न तो आर्ट है न ये साइंस है, कला और विज्ञान दोनों ही नहीं है। ये एक तरह से प्रोसेस है, ये मतलब एक व्यवहार है जो ये चलता है, बाकी ये कला और विज्ञान दोनों नहीं है। बाकी सृजनात्मक है, मतलब ये क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ नया इसमें करते रहते हैं। और अवसर खोजने की प्रक्रिया है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने की प्रोसेस है इसमें, कि कुछ ना कुछ नई प्रक्रियाएँ, अवसर इसमें फ़ायदे के लिए खोजे जाते रहते हैं। तो ये इसकी विशेषता है, बाकी कला एवं विज्ञान इसकी विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन सेवंथ है, उद्यमिता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्या होती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, एक व्यवहार। मतलब ये कला और विज्ञान नहीं है, एक इवेंट है, ये एक ट्रांजेक्शन मान सकते हो, एक व्यवहार मान सकते हो इसको, ये वो होती है। फिर क्वेश्चन एट्थ है, उद्यमी का कार्य है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका क्या कार्य होता है, उसका क्या काम रहता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सारे उसके कार्य हैं उसकी। मतलब तो वो क्या क्या है, नवाचार करना, मतलब नई नई चीज़ों की खोज करना, और नवाचार मतलब कुछ ना कुछ नया करते रहना, ये उसका कार्य है। अवसरों की खोज करना, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, नई नई अवसरों को खोज करके उसी अकॉर्डिंग नए नए कार्य करना। जोखिम उठाना, मतलब जो रिस्क इसमें रहता है उद्यमिता में उसको उठाना, उसका सारा रिस्क जो है उसी पर डिपेंड करता है, वो उसी को ही बियर करना पड़ता है। ये सारे उसके कार्य हैं। फिर क्वेश्चन नाइन्थ, उद्यमी के कार्य में शामिल नहीं है। अभी अपन ने बात करी क्या क्या कार्य हैं उसके, अब ये बात कर रहे हैं अपन एंटरप्रेन्योर के क्या कार्य नहीं है उसके, क्या शामिल नहीं होते उसके कार्यों में। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कोई भी उसका कार्य, मतलब सारे उसके कार्य हैं, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से कोई भी कार्य से बाहर नहीं है, उसके कार्य की सीमा में ही है। क्या क्या, सुनहरे भविष्य की नींव रखना, मतलब वो नए नए खोज करके, नई नई नवाचार करके अच्छा से अच्छा भविष्य करने की कोशिश करता है।
राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है, वो नए नए नवाचार करता है, उस अकॉर्डिंग समाज में वो नई नई चीज़ें लाता है और समाज में योगदान देता है उसके प्रोत्साहन को, उसके उत्थान के लिए। तो इससे राष्ट्र का विकास भी होता है, तो उसका योगदान रहता है। और परियोजना का अनुमोदन करना मतलब जो नई नई परियोजनाएं वो लाएगा, नई कोई प्रोजेक्ट लाता है तो उनको अप्रूवल भी यही देता है, मतलब उन्हीं को, कि पहले ये सोचता है, उनके हिसाब से नवाचार करके नई नई परियोजनाएं लाता है। फिर क्वेश्चन 10 है, उद्यमिता के महत्व के बिंदुओं में शामिल है। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इसकी जो महत्वता होती है, जो इम्पोर्टेंस होती है, उसकी कौन पॉइंट्स में क्या क्या शामिल है, मतलब उसकी महत्वता में क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा। उपरोक्त सभी मतलब सारी उसकी महत्वता में शामिल है, उसके फ़ायदे में शामिल होती है। क्या क्या संतुलित विकास, मतलब इससे बैलेंस डेवलपमेंट होता है, मतलब जहाँ जहाँ कम डेवलपमेंट हुआ है वहाँ भी ये उद्यमी अपने हिसाब से नवाचार करके डेवलप कर सकता है, नए नए नवाचार करता है। और जहाँ जहाँ उनको लगता है कि यहाँ कम डेवलपमेंट हुआ है तो वो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हुए कि भाई यहाँ ज़्यादा स्कोप है, उस अकॉर्डिंग वो संतुलित विकास में योगदान देते हैं। संसाधनों का कुशल उपयोग, मतलब जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध है देश में उनका सही से उपयोग करते हैं और उसी अकॉर्डिंग नए नए नवाचार करके अपना फ़ायदे के काम करते हैं। फिर पूंजी निर्माण, मतलब वो उद्यमी नए नवाचार करते हैं और उस अकॉर्डिंग वो नए नए चीज़ें करते रहते हैं। उसकी वजह से जब कैपिटल लगेगी और नए नए काम होते रहेंगे तो उससे पूंजी से और कैपिटल बनती है। जैसे अपन ने बात करी है पहले भी कि कैपिटल और कैपिटल को बढ़ावा देती है, तो इस हिसाब से पूंजी निर्माण होता रहता है। फिर क्वेश्चन 11 है, उद्यमिता के महत्व के बिंदुओं में शामिल नहीं है। मतलब अभी अपन ने बात करी महत्वता की इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस में क्या शामिल नहीं है, क्या उसके महत्व के काम नहीं है, कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब सारे उसके महत्व के बिंदुओं में शामिल होते हैं, सारी उसकी इंपॉर्टेंस है। क्या क्या, रोजगार के अवसरों का सृजन, मतलब जब वो नवाचार करेगा, नए नए कार्य करेगा तो उसकी वजह से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होएगी, नए नए रोजगार मिलेंगे लोगों को, अलग अलग काम मिलेंगे। घरेलू उत्पादन में वृद्धि, मतलब नए नए वो कार्य करेगा और नए नए उद्योग वगैरह या कुछ भी लगेंगे तो उसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होएगा उसमें वृद्धि होएगी। नवाचार तो आपने बात कर ही ली कि नई नई चीज़ें वो करता रहेगा, तो इसमें भी ये फ़ायदा मिलता है। फिर क्वेश्चन 12 है, उद्यमिता के संबंध में असत्य कथन है। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप के संबंध में जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है उसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, उद्यमी ही प्रबंधक होता है। मतलब एंटरप्रेन्योर जो होता है, उद्यमी जो होता है, जो उद्यम नवाचार करता है, जो नए नए अवसर खोजता है, वो प्रबंधक नहीं होता है, वो सिर्फ स्वामी होता है, जोखिम वहन करता होता है। और उसका प्रतिफल जो होता है, उसको जो इसके जोखिम उठाता है या जो इतना वो मेहनत करता है, नवाचार करता है, उसका जो प्रतिफल उसको लाभ के रूप में मिलता है। बाकी वो प्रबंधक नहीं होता है। प्रबंधक जो मैनेजमेंट होंगे वो अलग होते हैं, ये प्रबंधक से अलग होता है। फिर क्वेश्चन 13 सफल उद्यमी के गुणों में शामिल नहीं है। मतलब जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, गुण होंगे उसके, उसमें क्या शामिल नहीं है, मतलब उसके ये गुण नहीं होते हैं। तो वो कौन सा नहीं होएगा, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, प्रबंध क्षेत्र का विशेषज्ञ। मतलब उसको मैनेजमेंट जो सेक्टर होएगा उसका स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रबंधक अलग है। तो प्रबंधन जो होएगा वो कोई और व्यक्ति डील करता है, प्रबंधन कोई और देखता है, तो उसको उसकी विशेषज्ञता का होना आवश्यक नहीं है। बाकी उसमें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसमें लीडरशिप होनी चाहिए, तभी वो आगे काम कर सकता है। कुशल पर्यवेक्षण होना चाहिए, मतलब उसका इंस्पेक्शन जो है वो सुपरविज़न जो होगा वो इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि वो ध्यान रख सके कहाँ कहाँ उसके लूप होल हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, ताकि वो उस हिसाब से उनको सही कर सके। और प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए, मतलब उसका इफेक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ताकि लोग उसको देख के सीखे, काफ़ी उसको इफेक्ट पड़े लोगों पर। फिर क्वेश्चन 14 है, भारत में उद्यमिता के धीमे विकास का कारण है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इंडिया में धीरे गति से विकास क्यों हो रहा है, उसका स्लो डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, क्यों कम गति से वो विकास कर रहा है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी सारी वजह से। क्या क्या, पूंजी का अभाव, मतलब कैपिटल का यहाँ थोड़ा कमी है, लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो उद्यमी, मतलब रिस्क लेके इतनी पूंजी, लोग डरते हैं कि लिमिटेड पूंजी है, उसको भी अपन अगर इसमें लगाएंगे तो कहीं लॉस हो गया तो वो अपने को सारा लॉस, सारी कैपिटल से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए पूंजी कम है तो लोग एक्स्ट्रा में नहीं रहती है, जिस वजह से तो वो उद्यमिता में नहीं लगा पाते हैं। सामाजिक वातावरण अपने, मतलब जो यहाँ सोशल जो एनवायरनमेंट है, जो अपना माहौल है, वो उद्यमिता के संबंध में अभी इतना खुलापन नहीं आया, उसमें लोग अभी भी इस हिसाब से रहते हैं कि यार उद्यमिता में जाएंगे अपन, नए नवाचार वगैरह करेंगे, तो थोड़ा डर रहता है लोगों में। तो उस भय के कारण वो ऐसा माहौल बना हुआ है कि हर कोई उसको नेगेटिव
नेगेटिव तरीके से देखता है, तो इस वजह से वो विकास नहीं हो पाता। और भ्रष्टाचार तो है ही कि कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे और वहाँ पर आप अपना काम करवाना चाहोगे, नए नए नवाचार के लिए आप कुछ भी नया रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है या कुछ भी और कार्य करवाना है सरकारी ऑफिस में, तो वहाँ सीधा वो भ्रष्टाचार मांगते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं वहाँ के कर्मचारी या अधिकारी, ब्राइब लेते हैं इस चक्कर में। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये धीमा विकास हो रहा है। प्रिकॉशन 15 तक उद्यमिता के धीमे विकास के कारण में शामिल नहीं है। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्लो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारणों में, उसके जो रीजंस है उसमें क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, सारे जो कारण है वो इसकी धीमे विकास के कारण में शामिल है। क्या क्या? लाल फीताशाही, मतलब रेड टेपिज्म जो होता है, जिसमें जो ये जो अपने पॉलिसीज़ वगैरह है, नीति वगैरह है, कानून वगैरह है, तो इसकी इतनी ज़्यादा वो फॉर्मेलिटीज़ कर देते हैं कि उसकी वजह से जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है या कोई भी जो काम करवाना होगा उसमें इतना टाइम लग जाता है कि अगले जो इंसान उद्यमी है उसका मन थोड़ा टूट जाता है और वो काम नहीं करना चाहता। तकनीकी शिक्षा का अभाव, मतलब टेक्निकल जो एजुकेशन है वो अपने यहाँ पर उसका अभाव है, इतने अच्छे से लोगों के पास टेक्निकल एफिशिएंसी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है कि जिसकी वजह से वो नए नए नवाचार कर सके। और भारी कर, मतलब हैवी ड्यूटीज़ लगी हुई है, हैवी टैक्सेज है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं उद्यमिता में आने से। फिर भारत में उद्यमिता के विकास में बाधा में शामिल नहीं है। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो डेवलपमेंट है उसमें हिंड्रेंस नहीं है, मतलब बाधा नहीं है, वो उसमें कोई बाधा नहीं बनता। ऐसा कौन सा रीजन है? तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो ऑप्शन से आएगा, साहस का अभाव। मतलब जो साहस का अभाव नहीं है, मतलब इंडिया में तो ये कोई बाधा नहीं है। बाकी जो पूंजी का अभाव है, मतलब कैपिटल कम है, संसाधनों का, रिसोर्सेज का अभाव है, या प्रतिस्पर्धा का भय रहता है कि मतलब कंपटीशन रहेगा, इसकी वजह से डर रहता है, तो ये सारी विकास में बाधा बनती है उद्यमिता की। बाकी साहस का अभाव नहीं है, तो ये कोई एक बाधा नहीं बनती है। फिर क्वेश्चन 17 है, उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति में हुई है। मतलब उद्यमिता शब्द जो एंटरप्रेन्योर शब्द की जो उत्पत्ति अपन ने बात करी थी एंटरप्रेन्योर शब्द से हुई है, तो वो कहाँ से हुई है? तो जैसे वो अपन ने बात की थी, वो फ्रेंच वर्ड है ये एंटरप्रेन्योर, तो ऑब्वियसली फ्रेंच कहाँ की लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से आप पता कर सकते हो कि इस उत्पत्ति फ्रांस जो देश है उससे हुई है, फ्रांस में इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर क्वेश्चन 18 है, उद्यमी उठाता है। मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या लेता है, क्या उठाता है, क्या उसका रिस्क रहता है, कौन सा रिस्क रहता है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन है आएगा सोची समझी जोखिम। मतलब जो डिटरमाइंड जो रिस्क होगी वो ही लेता है, वो सोची समझी, मतलब पहले से ही उसको पता है कि वहाँ इतना रिस्क मुझे हो सकता है, ये वाला काम करूँगा मैं, तो वो ये रिस्क उठाता है। वो ना तो कोई ज़्यादा रिस्क लेता है, ना कोई वो और कम रिस्क या ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पहले से उसको जितना डिसाइडेड हो जाता है, उसको पहले से आइडिया रहता है, वही रिस्क वो उठाता है। फिर क्वेश्चन 19 है, निम्न में से कौन सा कथन उद्यमिता एवं प्रबंधन में अंतर स्पष्ट नहीं करता है? मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस कौन से कथन की वजह से नहीं आता है, स्पष्ट नहीं हो पाता उसकी वजह से? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उद्यमी एक ही बार का कार्य है जबकि प्रबंधन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये गलत स्टेटमेंट है, ये दोनों में सही से अंतर स्पष्ट नहीं करता है। मतलब उद्यमी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही है, ये एक बार का कार्य नहीं है। अपन ने पहले बात करी थी, जो उद्यमिता जो होगी वो भी बार बार चलता रहेगा। बाकी उद्यमी व्यवसाय को ढूंढते हैं, प्रबंधक उसको चलाते हैं। ये बात सही है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो तो बिजनेस को ढूंढता है, वो नए नए नवाचार करता है और नई नई चीज़ें खोज करता है, और उसके बाद जब वो स्टार्ट हो जाता है तो प्रबंधक जो होंगे वो उसको ऑपरेट करते हैं, उसको चलाते हैं, मैनेजमेंट उसको चलाता है। वो दोनों अलग अलग होते हैं। उद्यमी व्यवसाय के स्वामी होते हैं, प्रबंधक कर्मचारी होता है। मतलब जो स्वामी होएगा वो एंटरप्रेन्योर होता है, वो बिजनेस का मालिक वही होता है, वही उसको स्टार्ट करता है, वही उसको ढूंढता है, वही इसको चालू करता है। जबकि जो प्रबंधक होंगे वो उसको चलाते हैं, सिर्फ वो उसके कर्मचारी होंगे। और उद्यमी लाभ कमाते हैं, प्रबंधकों को वेतन मिलता है। जो उद्यमी होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा, चाहे उसको हो सकता है लॉस भी हो जाए, वो लाभ में हिस्सा, लाभ आने में हिस्सा मिलेगा उनको। मतलब जो भी लाभ या हानि होगा वो उसका रहेगा। बाकी प्रबंधकों को सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, उनका फिक्स रहता है कि जो सैलरी है वो मिलती है। ये बाकी सारे उसके स्टेटमेंट सही हैं। फिर क्वेश्चन 20 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा है? मतलब जो आपको ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, अलग अलग व्यवहार हैं, इनमें से कौन सा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं जुड़ा हुआ, उसका नहीं एक कथन नहीं है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना। मतलब उद्यमी जो होगा, एंटरप्रेन्योर जो होगा, वो अपने व्यवसाय को नहीं चलाता है, मैंने अपन ने पहले बात कर ली, प्रबंधक वो चलाता है। बाकी अनुसंधान या विकास में निवेश, मतलब जो
अनुसंधान करना या विकास करना, उसमें वो निवेश करते हैं, ये नवाचार करते हैं। निरंतर नवीनता एवं तत्कालिकता के आधार पर ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उत्पादन करते हैं, मतलब उसकी डिमांड के हिसाब से ये प्रोडक्शन करते हैं। ये सारी उससे जुड़े हुए व्यवहार हैं। फिर क्वेश्चन 21 है, वर्तमान में 2019 की औद्योगिक नीति राज्य की औद्योगिक नीति है। मतलब जो राजस्थान में जो अभी औद्योगिक नीति चल रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 2019 है। ये कौन सी नंबर की पॉलिसी है, कौन? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा 7वीं, मतलब 7वीं ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है राज्य की। इससे पहले 6 पॉलिसीज और जारी हो चुकी है। फिर क्वेश्चन 22 है, रिको द्वारा निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रथम औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। मतलब रिको जो है उसने निर्यात प्रोत्साहन हेतु, मतलब जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया था, एस्टेब्लिश किया था, वो कहाँ किया था? तो वो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा सीतापुरा जयपुर। मतलब जयपुर के सीतापुरा जो एरिया है उसमें प्रथम औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है रिको द्वारा। फिर क्वेश्चन 23 है, लघु उद्योगों को परामर्श एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने वाला राष्ट्रीय संस्थान है। मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनको कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी है वो देने वाला कौन सा नेशनल इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है जो लघु उद्योगों को परामर्श और प्रशिक्षण सुविधा देता है? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा लघु उद्योग सेवा संस्थान। मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट है, वो ये सारी सुविधाएं प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन 24 है, राजस्थान सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई। मतलब जो राजस्थान सरकार की जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कब लागू की गई? सबसे पहली जो पॉलिसी है प्रथम औद्योगिक नीति वो कब थी? आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा 1978 में, 1978 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी राजस्थान में। फिर क्वेश्चन 25 उद्यमिता आधारित है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर आधारित है, उसका बेस क्या है? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा ए एवं ब दोनों, मतलब दोनों ऑप्शन पर आधारित है। किस किस पर? जोखिम पर, मतलब रिस्क पर, और नवाचार पर। मतलब इनिशिएटिव, न्यू इनिशिएटिव करते रहते हैं, उन दोनों चीज़ों पर उद्यमिता आधारित है कि नवाचार होंगे तभी उद्यमिता होगी और जोखिम उसमें शामिल रहता है। फिर क्वेश्चन 26 है, कौन सा एक उद्यमी होने का लाभ नहीं है? मतलब जो एंटरप्रेन्योर होने का जो फ़ायदा है, लाभ है, वो क्या नहीं है, कौन सा उसका एक फ़ायदा, प्रॉफिट बोल सकते हैं, वो नहीं होता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा असफलताओं के लिए स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होना। मतलब अगर उसने कोई भी नवाचार किया है और नया बिजनेस उसने स्टार्ट किया है तो जो असफलता अगर उसमें उसको हाथ लगती है, कोई भी वो सक्सेसफुल नहीं रह पाता है, तो इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो पूर्ण रूप से उस पर होगी और उसी को सारा ये जो भार होएगा वो उठाना पड़ेगा। बाकी स्वयं का मालिक होता है, ये फ़ायदा है कि वो किसी के अंडर काम नहीं करता, वो अपने हिसाब से कार्य कर सकता है क्योंकि वो स्वयं मालिक होता है। अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने में सक्षम होना, क्योंकि वो मालिक है तो अपने हिसाब से जो उसको इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होगा, जिसमें उसको फ़ायदा होगा, जिसमें उसकी रुचि होगी, उसी हिसाब से वो कार्य करेगा। बड़ा लाभ कमाना, मतलब अगर उसका जो नवाचार है वो चल गया, उसका जो बिजनेस है वो अच्छा चल गया, तो उसको अनलिमिटेड लाभ भी मिल सकता है, बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। मतलब जो मोर रिस्क मोर गेन वाली बात है, जितना ज़्यादा रिस्क उसको होगा उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा भी मिलेगा। फिर क्वेश्चन 27 है, उद्यमी का प्रकार नहीं है। मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका कौन सा एक प्रकार नहीं है, कौन सा टाइप नहीं है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ये आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब सारे उसके प्रकार होते हैं, उसके टाइप होते हैं। कौन कौन से? नव प्रवर्तक, मतलब एक नया प्रवर्तक जो होता है उद्यमी, उसको जैसे कि नई अपने हिसाब से खुद ही नई इनिशिएट करता है, वो कुछ भी नवाचार अपने हिसाब से करता है, किसी को देख के नहीं करता। और एक होता है अनुकरणीय या नकलची, मतलब एक वो होता है कि किसी और को देख के उसका किया हुआ नवाचार को वो उठा लेता है और उसी के हिसाब से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है, कोई कार्य स्टार्ट करता है। वो अनुकरणीय नकलची होता है, वो एज इट इज़ 100% कुछ भी उसमें दिमाग नहीं लगाता अपना, और 100% जो उसने किसी का देखा है, नकल की है जिसके नवाचार, उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। एक होता है सावधान उद्यमी, मतलब वो नकल तो करता है दूसरे की, वो उसको देख के सीखता तो है लेकिन वो खुद अपने भी उसमें एफर्ट लगाता है कुछ चेंजेस करके और उस हिसाब से वो उद्यमिता का कार्य करता है। एक होता है आलसी, जो बिल्कुल ही कुछ नवाचार नहीं करता, वो एज इट इज़ जो चल रहा है उसको चलने देता है, एक बार जो स्टार्ट कर दिया उसी में कोई नवाचार वो नया नहीं करता है। तो ऐसे ये 4 प्रकार की उद्यमी के प्रकार होते हैं। फिर क्वेश्चन 28 है, उद्यमिता के निर्धारक तत्व है। मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप होगी उसके जो निर्धारक तत्व होंगे उसमें मतलब किस चीज़ पे वो डिपेंड करेगी कि उद्यमिता करेगा, कोई भी उद्यमी जो होगा वो उद्यमिता करने के लिए प्रेरित होगा, वो कौन से तत्व होंगे? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा उपयुक्त सभी, मतलब सारे परिवार के सदस्यों, मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा प्रोत्साहन, मतलब जो उसके
रिलेटिव्स होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे या जो उसके परिवार के जो सदस्य होंगे, वो जो उसको प्रोत्साहन देंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसमें उसको उद्यमिता करने के लिए उसको, तो वो उसको एक प्रेरणा मिलती है उससे, और वो उद्यमिता की तरफ प्रेरित होता है और वो उद्यमिता का कार्य करता है। कौशल एवं ज्ञान एवं प्राप्त किया अनुभव, मतलब उसके पास जो उसकी कौशल है, उसके पास ज्ञान है, या उसने कोई कहीं से अनुभव लिया है उसने, तो उनका वो चीज़ भी उसको फ़ायदा देती है और उस हिसाब से वो उद्यमिता का कार्य आसानी से कर सकता है और वो उसकी तरफ प्रेरित होता है। या सरकारी अभिकरणों से प्राप्त सहायता अनुदान, मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज होगी उनसे ग्रांट इन एड मिलती है, कोई सहायता अनुदान मिलती है। मतलब कि मान लो कि सरकार ने ये घोषणा कर रखी है कि कोई नया नवाचार करेगा, कोई नई अगर पॉलिसी कोई नई भी कार्य स्टार्ट करता है तो उसमें हम 20% डोनेशन देंगे या 40% दान देंगे, सहायता देंगे। तो उससे क्या है कि लोगों को नए नए कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है और वो उद्यमिता की तरफ प्रेरित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती है। जो ये सारे आपको तत्व दिख रहे हैं, ये उद्यमिता की तरफ प्रेरित करने के लिए उद्यमी को के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो साथियों, यहाँ जो अपना चैप्टर है उद्यमिता का अर्थ एवं प्रकृति, राजस्थान में उद्यमिता, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ कवर करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से लेकर नेक्स्ट चैप्टर के MCQs लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।